सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर क्लासेज पर। दोस्तों आज मैं जीके क्विज की पार्ट 11 की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें 50 सेट्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले सभी क्विज में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पिकलीहाल, हाथोनारा, नाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, नाल। दूसरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन है 1910, 1915, 1920, 1925। सही आंसर है 1915। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पेरिस, टूलूज, सेंट क्लाउड या फिर वर्साय। इसका सही आंसर है डी, वर्साय। फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी वर्साय थी। चौथा क्वेश्चन है कि वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। यह कथन नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित है? मिस्र, प्रथम इटली अभियान, रूस का अभियान या फिर आस्टरलीज की लड़ाई। इसका सही आंसर है बी, प्रथम इटली अभियान। वह आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। यह कथन नेपोलियन के प्रथम इटली अभियान से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है कि नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? सेंट हेलेना द्वीप, कोर्सिका द्वीप, एल्बा द्वीप या फुल्टन द्वीप। इसका सही आंसर है बी, कोर्सिका द्वीप। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? शिकोकू, होन्सू, क्यूशू या चुबू। इसका सही आंसर है ए, शिकोकू। जंग क्षेत्र तथा रस्ट बेल्ट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बंद अथवा धीमी हो गई है। जापान में शिकोकू में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में निर्माण उद्योग काफी धीमा पड़ गया था। इस स्थान पर लोहे व स्टील के उद्योग मौजूद थे। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। एक पहला नंबर है कि फसलों को बदलकर बीजने से जमीन कीटाणु पनपते। दूसरा है कि फसलों को बदलकर बीजने से भूमि में मौजूद पोषक तत्व तो जल्दी समाप्त नहीं होते। तीसरा है कि फसलों को बदलकर बीजने की प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। इसका सही आंसर है, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा तीनों में सही है। केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा या फिर पहला और तीसरा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल पहला और दूसरा। ये तीसरा गलत है। आप फिर से ठीक से इसको देख लीजिए। फसलों को बदलकर बीजने की प्रक्रिया में गहरी जड़ युक्त फसलों की जगह कम गहरी जड़ युक्त फसलों का बीजा जाता है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानकीकरण आईएसओ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संहिताबद्ध जोखिम प्रबंधन से संबंधित मानकों का एक परिवार बनाने का इरादा निम्नलिखित में से कौन सा है? आईएसओ 31000, आईएसओ 14000, आईएसओ 19001, आईएसओ 19111। इसका सही आंसर है ए, आईएसओ 31000 मतलब कि 31000। 9वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है? ए, ब्रिटिश राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री।
इसका सही आंसर है ए, ब्रिटिश राजा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजा के सर्वाधिक समान है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा केवल अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को बिल को अपने सहमति रोक सकते हैं। फिर से सुन लीजिए कि अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति से रोक सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है। छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। इन चारों में से कौन सा गलत है, इसको बताइए। इसमें से तीसरा गलत है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है, ये केवल गलत है। चलिए जानते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है, न कि सर्वोच्च न्यायाधीश को, न कि सर्वोच्च न्यायाधीश को। ठीक से देख लीजिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति है, किस प्रदेश में खोजी गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। जोरवे महाराष्ट्र का एक गांव है जहां सर्वप्रथम खोज 1950 से 51 में हसमुख धीरज लाल संकलिय लिया और शांताराम भालचंद्र देव के नेतृत्व में हुई। 12वां क्वेश्चन है कि आचारंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ए, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख? सही आंसर है सी, जैन। आचारंग सूत्र जैन धर्म के ग्रंथों का आगम का भाग है जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। 13वां क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट, ह्वेनसांग या हर्षवर्धन या फिर राजश्री? सही आंसर है ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्ष चरित्र की भी रचना की थी। 14वां क्वेश्चन है कि ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? इसका सही आंसर है बी, मेघालय। ब्रुक साइड बंगलो मेघालय के शिलांग में स्थित है। इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में निवास किया था। 15वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बाल्कन युद्ध, साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, राजनीति का अराजकता, फांसीवाद का उदय? चलिए इसका सही आंसर मैं बताता हूं, बी, साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। 16वां क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, फिनलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, इटली। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। 17वां क्वेश्चन है कौन सा युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है? डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध, सेडेव का युद्ध या फिर वाटरलू का युद्ध? दोस्तों ये 17वां क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की कुल मैनग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? 3%, 6%, 9% या फिर 12%? इसका सही आंसर है ए, 3%। भारत में मैनग्रोव वन अधिकतर नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मैनग्रोव वन सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। 19वां क्वेश्चन है कि राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था? ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या फिर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम? सही आंसर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों के यातायात का निषेध से संबंधित है? 4 है आपके पास ऑप्शन, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 23। जानते हैं क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है। 21 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? इसका सही आंसर होगा बी, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? एंटियोकस प्रथम, एंटोडाट्स प्रथम, एंटोडाट्स द्वितीय या फिर मिनांडर द्वितीय? इसका सही आंसर होगा मिनांडर द्वितीय। मिनांडर द्वितीय भारतीय यवन राजा था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 23वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ? यूनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग या फिर यातायात? इसका सही आंसर होगा बी, सूती वस्त्र उद्योग। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग के धंधे से हुआ था। 24वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में के किस देश में सबसे पहले हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटली? इसका सही आंसर होगा बी, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। 25वां क्वेश्चन है किस प्राचीन सभ्यता में मध्यकालीन ईसाई पादरियों द्वारा बेचे जाने वाले इंडलजेंसीज की तरह पाप मोचन पत्र बेचे जाने की परंपरा थी? ऑप्शन है मिस्र, यूनान, रोम या फिर मेसोपोटामिया? इसका सही आंसर होगा ए, मिस्र। मिस्र में मध्यकालीन ईसाई पादरियों द्वारा बेचे जाने वाले इंडलजेंसीज की तरह पाप मोचन पत्र बेचे जाने की परंपरा थी। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका सही आंसर है ए, ओजोन। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन आदि है। द्वितीयक प्रदूषण प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। उसके उदाहरण ओजोन, फार्मेल्डिहाइड, धुआं आदि है। चलिए चलते हैं 27वां क्वेश्चन की तरफ। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, भोपाल या फिर मुंबई? इसका सही आंसर है ए, शिमला। यदि आप सोच रहे होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता से के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले थे, तो फिर बंगाल होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको इसको याद रखना है कि टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र शिमला में स्थित है। प्रसिद्ध, इसको जानते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र के उद्देश्यों में शामिल है टैगोर के काम के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, टैगोर के काम को अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद का समर्थन करने के लिए, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में कवियों, कलाकारों और लेखकों के साथ अपने काम की तुलनात्मक को बढ़ावा देने के लिए, अपने मानववादी दर्शन और उनके विश्वव्यापीता के तत्वों का अध्ययन करने के लिए, और विज्ञान और समाज के बीच संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं का पता लगाने के लिए। 28वां क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के पैगोडा किस के द्वारा बनवाए गए थे? फिर से सुनिए, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य, पल्लव, चोल या फिर चेर? इसका सही आंसर है बी, पल्लव। महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे।
इसमें 7 रथ या पैगोडा है, 7 रथ को ही पैगोडा कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंफ्यूजन थोड़ा होता है एग्जाम में जाने के बाद। 29वां क्वेश्चन है कि केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? इसका सही आंसर होगा डी, अप्रैल। केरल में विशु नामक त्योहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत विषु में प्रवेश करता है। 30वां क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं में कितने कार्य जोड़े गए? 14, 16, 18 या फिर 20? इसका सही आंसर है सी, 18। 31वां क्वेश्चन है कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मंत्रम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर कुमार संभव? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। वो कहानी जिसमें जिस डाल पर वो बैठे थे वही डाल को काट रहे थे, वो बचपन में हिंदी की किताब पर हम लोगों ने भी पढ़ा था। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम, या नहीं सॉरी, अभिज्ञान शकुंतलम नहीं, मालविकाग्नि मंत्रम। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का बाघ रिजर्व है। या फिर डी, टिटनेस बैक्टीरिया का कारण होता है। आपको आंसर दिखाई दे रहा है? इसका सही आंसर होगा भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत के सबसे दक्षिणी हिस्सा है। चलिए हम लोग चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, अलवर सादत या सुकर्णो, या फिर जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, कमे एन क्रुमा? सी है जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कैस्ट्रो, मार्शल टीटो। डी है जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर या फिर मार्शल टीटो? इसका सही आंसर बताइए। तीनों में जवाहरलाल नेहरू कॉमन है। डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। 3 प्रमुख राजनेता जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। 34वां क्वेश्चन है कि कुलीन प्रजा को बंगाल में किसने शुरू किया? हेमंत सेन, वल्लाल सेन, सूरसेन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, वल्लाल सेन। वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंश का एक राजा था। फिर से सुनिए, वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंश से बिलोंग करता था। उसने बंगाल में कुलीन प्रथा को शुरू किया और बढ़ावा भी दिया। 35वां क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने विश्वकोश का संपादन किया था? दीदरो, रूसो, वाल्तेरा या फिर दांते? इसका सही आंसर होगा ए, दीदरो। दीदरो ने विश्वकोश का संपादन किया था। 36वां क्वेश्चन है कि लुई 16वें ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? ब्रियन, केलोन, नेकर या फिर तुर्गो? सही आंसर होगा डी, तुर्गो। लुई 16वें ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम तुर्गो को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। 37वां क्वेश्चन है कि एस्किमो निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं? टुंड्रा, टैगा, साइबेरियन या फिर उष्णकटिबंधीय? इसका सही आंसर होगा ए, टुंड्रा। एस्किमो अमेरिका के अलास्का और रूसी के साइबेरिया में मुख्य रूप से रहते हैं। यह लोग अत्यधिक शीत क्षेत्र में भी रहते हैं। चलिए 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ए ओ ह्यूम या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड
एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह इंग्लैंड में यूरोपीय अधिकारियों का खर्च इंग्लैंड में ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा भेजे गए धन पर प्रकाश डालती है। 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मानक कटौती के उन्मूलन की सिफारिश की? आबिद हुसैन समिति, विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति या फिर राजा चेलिया समिति? सही आंसर होगा बी, विजय केलकर समिति। 40वां क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? 38वें, 39वें, 40वें या फिर 42वें? इसका सही आंसर होगा डी, 42वें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। वे 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। 41वां क्वेश्चन है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? एस.आर. राणा, भीकाजी कामा, तारक नाथ या लाला हरदयाल? इसका सही आंसर होगा भीकाजी कामा। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 ईस्वी में फ्रांस के शहर पेरिस में किया था। 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है? लोडाइन या नेफ्थेलिन या फिर कपूर? तीनों में से आपको चुनना है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन वाला है। आपको ऑप्शन देता हूं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा। पहला दूसरा या फिर दूसरा तीसरा या फिर पहला और तीसरा। देख लीजिए, लोडाइन, नेफ्थेलिन या फिर कपूर। इसका सही आंसर है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ये तीनों ऊर्ध्वपातज है, लोडाइन, नेफ्थेलिन और कपूर। इसका मतलब ऊर्ध्वपातन का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि जैसे कि जो किसी भी पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, कथनांक होता है, गलनांक होता है, द्रवणांक होता है, वैसे ही एक ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे कि यदि बर्फ को गर्म किया जाएगा तो वो पहले पानी बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ठोस से सबसे पहले वो द्रव अवस्था में बदलती है कोई भी वस्तु, लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे वो गैस में बदल जाती है, वो द्रव में नहीं बदलती है। कपूर को आप समझ सकते हैं, आपके दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। कपूर को जलाने पर ये एक ठोस आकृति होती है और ये जल मतलब लिक्विड में नहीं बदलती है, द्रव में नहीं बदलती है, सीधे गैस में बदल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको जान लेते हैं कि जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस से गैस तथा ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन और पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917? इसका सही आंसर है सी, लखनऊ अधिवेशन 1917। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 44वां क्वेश्चन है कि शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, सामान्य मानसून या फिर व्यापारिक पवनें? सही आंसर है ए, पश्चिमी विक्षोभ। जानते हैं इसको कि ये है क्या? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। यह भारत और पाकिस्तान के कुछ वर्षा करवाने में सहायक है। 45वां क्वेश्चन है कि एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है? ए 5 वर्ष,
6 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 4 वर्ष? सुन लीजिए क्वेश्चन, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई भी न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट में 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 9 वर्ष या 4 वर्ष तक? इसका सही आंसर है सी, 9 वर्ष तक। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष तक कार्य कर सकता है। 46वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ब्रिया को वित्त मंत्री बनाना, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना, बास्तील जेल का पतन, कुलीनों पर करारोपण? इसका सही आंसर है बी, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर होगा बी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तिमोर सागर, और पुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या फिर अराल सागर? इसका सही आंसर है डी, अराल सागर। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। यह सागर 68,000 वर्ग किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। 49वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार को अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, वित्त मंत्री या डी, लोकसभा स्पीकर? इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। यह पहला हो गया। दूसरा है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और सी है कि संपत्ति का अधिकार एक निहित अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार कानूनी अधिकार है। और चौथा है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। जान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। इसको जान लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ध्यान से देखकर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चंस का जीके सेट्स की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर आकर जुड़ जाइए और वहां पर मैं रोज के रोज पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराता हूं। तब तक के लिए दोस्तों हमको दीजिए आज इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।